नमस्कार, ये है बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और बड़े ओबीसी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ दी है। उनके साथ समर्थक विधायकों ने 4 समर्थक विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया है और अब सब सपा में चले गए हैं। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए सबसे अहम राज्य है, जहां उसकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है। योगी सरकार की वापसी होगी या नहीं, इस पर अब एक और सवालिया निशान लग गया है। यूपी के मुख्यमंत्री मंगलवार चुनावी रणनीति बनाने दिल्ली पहुंचे तो पीछे से लखनऊ में उन्हें एक जोरदार झटका दे दिया गया। पिछड़ों, किसानों, नौजवानों और छोटे कारोबारियों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए योगी सरकार के बड़े मंत्री और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कद्दावर ओबीसी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ तस्वीर ट्वीट कर स्वामी प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी में स्वागत किया। एनडीटीवी से बातचीत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी में उनको सम्मान नहीं मिल रहा था। 14 साल के वनवास से भारतीय जनता पार्टी को निकाला, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सहयोग किया, लेकिन सरकार बनने के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जनता के हितों की अनदेखी कर लगातार उनके विरोध में काम सरकार करती रही। मैंने उचित प्लेटफॉर्म पर कई बार उसका विरोध भी दर्ज किया। बात अनसुनी कर दी गई। नतीजा हुआ कि आज मुझे उत्तर प्रदेश सरकार मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का निर्णय लेना पड़ा। समझते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से बीजेपी को क्या नुकसान होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य 5 बार के विधायक हैं। बड़े ओबीसी नेता मौर्य 2016 में बसपा छोड़ बीजेपी आए थे। मौर्य के जाने से बीजेपी के गैर ओबीसी वोटों को जोड़ने की रणनीति को झटका लगा है। इससे अखिलेश को फायदा होगा। मौर्य के आने से अखिलेश को यादवों के अलावा दूसरी पिछड़ी जातियों का भी वोट मिलेगा। मौर्य के साथ आए विधायकों से सपा को मजबूती मिलेगी। अखिलेश लगातार गैर यादव ओबीसी नेता जोड़ रहे हैं। ओपी राजभर भी अखिलेश का दामन थाम चुके हैं। जिन 4 विधायकों ने बीजेपी छोड़ी है, उसमें 3 पिछड़ी जाति से हैं और 1 दलित समाज से हैं। भगवती सागर कानपुर के बिल्हौर से 4 बार के विधायक हैं। रोशन लाल वर्मा शाहजहांपुर के तिलहर से 3 बार के विधायक हैं। ब्रजेश प्रजापति बांदा के तिंदवारी से विधायक हैं। विनय शाक्य औरैया से विधायक हैं। ये सभी विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी विधायक हैं और सभी 2016 में बसपा छोड़ मौर्य के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे। हम लोगों की लगातार डिमांड रही, प्रेशर भी हम लोगों ने बनाया कि ओबीसी की जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उस मुद्दे को भी भारतीय जनता पार्टी ने मना कर दिया। इन सभी चीजों को देखते हुए आज हम लोगों ने इस्तीफा माननीय मंत्री जी के समर्थन में दिया है। देखिए, सत्ता के लालच में हम लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, बल्कि हम लोगों के शामिल होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी और जहां पर भी जाएंगे वही सरकार बनेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाती हुई नजर आ रही है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने ट्वीट कर कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए, पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया है कि वो अपने निर्णय पर कायम रहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य माना जाता है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बहुत करीबी हैं। शरद पवार ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ 10 से 12 विधायक छोड़ेंगे बीजेपी। स्वामी प्रसाद मौर्य भी यही कह रहे हैं। बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटे में एक बड़े योगी कैबिनेट के मंत्री और इस्तीफा दे सकते हैं। तो यूपी में भले ही चुनाव प्रचार ना हो, लेकिन लखनऊ में सियासी हलचल जबरदस्त तेज है। लखनऊ में सहयोगी बिलाल और आलोक पांडे के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का कहना है कि उत्तर प्रदेश में लोग अब परिवर्तन चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी में और भी ज्यादा लोग शामिल होंगे। आज मौर्य जी ने जो इस्तीफा दिया मिनिस्ट्री से और पार्टी से, और इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी को सहयोग देने की बात उन्होंने कही। और आज मौर्य से शुरुआत है। अब देखेंगे अगले कुछ दिनों में हर दिन कोई न कोई नया चेहरा वहाँ से छोड़कर यहाँ आएगा। लोग चाहते हैं परिवर्तन करने के लिए।
जिस तरह की बात वहाँ कही गई, जिस तरह का भरोसा दिया गया लोगों का, इसमें कोई सच्चाई नहीं। ये बात उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आई है। और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती आने वाला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। ये बात बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने मीडिया के सामने आज रखी है। उन्होंने कहा कि हम चुनाव लड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि चुनाव लड़वाने का काम कर रहे हैं। सतीश चंद्र मिश्र ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वो 400 सीटें जीतने का दावा कर रही है, लेकिन उसके पास 400 उम्मीदवार भी नहीं है। देखिए, हम तो राज्यसभा में हैं, आपको पता ही है, और राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। महेंद्र मायावती जी ने जब लोकसभा महेंद्र मायावती जी को चुनाव लड़ाना है, कई प्रदेशों में चुनाव हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, उत्तराखंड में भी हो रहा है, और बहन मायावती जी चुनाव लड़वाने का काम कर रही हैं। हम लोग चुनाव लड़वाने में लगे हैं। हम लोग बहन मायावती जी ने जो हम लोगों को दिशा निर्देश दिए, उनको ले करके इन सारे स्टेट्स में जाने का काम कर रहे हैं। हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अजीब सी बात है, 400 पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और 400 का दावा कर रहे हैं। तो अब ये इस तरह की बातों का क्या जवाब दिया जाए? और अब बात पंजाब की। नवजोत सिंह सिद्धू का एक और बयान सामने आया है, जिसमें उनके बागी तेवर एक बार फिर सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हाईकमान नहीं बनाता, बल्कि जनता बनाती है। हर बंदा सीएम बनन तुरिया, ओ भाई सीएम बनाऊ पंजाब दे लोग। तेनू किने कहता मित्रा कि हाईकमान बनाऊगी सीएम? हु टोल्ड यू? लिसन टू मी। पंजाब दे लोकां ने एमएलए भी 5 साल पहला बनाए सी। एमएलए बन गए या नहीं, ये पंजाब दे लोकां ने डिसाइड करना है, और पंजाब दे लोग तां डिसाइड करनगे जे एजेंडा होया, जे पंजाब दी कोई गल ओहदे च होई। इस करके डू नॉट हैव अ फॉल्स इंप्लीकेशन इन योर माइंड। पंजाब दे लोकां ने एमएलए बनाने हैं और पंजाब दे लोकां ने ही मुख्यमंत्री बनाना है, ये भुल जा। और कोरोना के बीच चुनाव प्रचार सभी दलों के लिए एक चुनौती बनकर खड़ा है। किस तरह से रैलियां की जाएं, कैसे इतनी भीड़ जुट रही है तो उसको रोका कैसे जाए। रैलियों पर रोक के चलते तमाम पार्टियां डिजिटल प्रचार के अलावा शादी समारोह और धार्मिक आयोजनों को भी सहारा बना रही हैं। देखिए हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट। लुधियाना की इस डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के दफ्तर में नेताओं के फोन पर फोन आ रहे हैं। ये दावा इसके मालिक का है। डिमांड्स बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हुई हैं। इट हैज ग्रोन मैनी फोल्ड as a number of MLAs and the ministers are approaching towards the social media companies. MLAs or the contesting candidates are just intending that उनकी जो पॉजिटिविटी है, जो उनकी वेव है अराउंड द वोटर्स, वो अच्छी तरह से आ जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस अब नई आम सभा हो गए हैं। जैसे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। A digital press conference in itself is an incredible idea. I'm doing it for the first time. So therefore, जो भी इलेक्शन कमीशन ने किया है, the Congress takes a lot of pride in announcing that we are the first ones to adhere to those norms. बरकती डालेगा और हमेशा माला माल करता रहेगा, कमी नहीं आने देगा। लेकिन पाबंदियों के बावजूद कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के एक नेता रविवार को भटिंडा में डेरा सच्चा सौदा के एक सम्मेलन में जुटे दिखे। अधिकारियों का दावा है कि वो कार्रवाई करेंगे। जिवें कि तुसीं जानते हो, ਅਸੀਂ ਲੋਕल ਸਾਡੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਹਲਕੇ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਲਾਵਤਪੁਰਾ। हमने स्थानीय अधिकारियों से विस्तार में रिपोर्ट मांगी है और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक कार्रवाई होगी। वो रिपोर्ट साढ़े को हुण आ गई है और उस मुताबिक असीं फर्दर इलेक्शन कमीशन नूं लिखांगे, जो गाइडलाइंस मिलेंगी उस मुताबिक। प्रचार की शुरुआत करने वाले अकाली दल के नेताओं का कहना है कि सभी वोटरों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। जो बेचारे गरीब हैं, जो गांव में गरीब हैं, उनके पास बेचारे कोई स्मार्टफोन नहीं है, कोई साधन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, जिससे वो उनको मालूम चल जाए अपने व्यूज़, वो लोगों की पार्टीज़ के व्यूज़ सुन सकें।
कोविड की वजह से पंजाब के राजनीतिक दलों को पहली बार चुनाव प्रचार को लेकर अपनी रणनीति नए सिरे से बनानी होगी और नतीजे ही बताएंगे कि इस डिजिटल प्रचार से राजनीतिक दलों को कितना फायदा हुआ। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। लगातार बढ़ते हुए कोरोना के मामलों के बीच दिल्ली में अब निजी दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। व्यापारी और नेता इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए शरद शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली में अब अगले आदेश तक सभी निजी दफ्तर बंद रहेंगे। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आदेश जारी कर कहा है कि जरूरी सामान या सेवा और कुछ छूट वाली श्रेणियों को छोड़ बाकी सभी दफ्तर के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। अभी निजी दफ्तर 50% क्षमता पर चल रहे थे। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक अभी लॉकडाउन नहीं लग रहा, लेकिन केंद्र सरकार से दिल्ली जैसी पाबंदियां एनसीआर में भी लगाने को कहा है। आज जो शाम की रिपोर्ट आएगी उसमें 20,000 के करीब आएंगे, तो 20-22 हजार के करीब मामले और 24% 25% के आसपास पॉजिटिविटी रेट पिछले 2-3 दिन से चल रहा है। लोगों का ये डर है कि कहीं अब आप इस हफ्ते या लॉकडाउन नहीं लगा रहे, चिंता मत कीजिए। डीडीएमए की बैठक में भी जो केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि दिल्ली के अंदर केवल रेस्ट्रिक्शंस लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरे एनसीआर को कवर करना पड़ेगा। और उन्होंने आश्वासन दिया कि वो पूरे एनसीआर के अंदर इन्हीं रेस्ट्रिक्शंस को करवाएंगे। डीडीएमए के आदेश के मुताबिक अब दिल्ली में प्राइवेट बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, फार्मा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियमित संस्थाएं या इंटरमीडियरी, सभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, सभी माइक्रो फाइनेंस संस्थान, अगर अदालतें, ट्रिब्यूनल या कमीशन खुले हैं तो वकीलों के दफ्तर, कोरियर सर्विस और जरूरी सामान और सेवाएं देने वाली कंपनियों के दफ्तर ही खुले रहेंगे। बाकी सब अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम कराएंगे। व्यापारी नेता इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। प्राइवेट ऑफिस में को बंद करने से हजारों लोगों की रोजी रोटी पर फर्क पड़ेगा, इस बात को ध्यान में जरूर रखना होगा। हमारा आग्रह दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल से है कि इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए। वहीं दिल्ली सरकार अपने नए अभियान के तहत होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों को बुधवार से ऑनलाइन योग और प्राणायाम की क्लास देगी, ताकि मरीजों की इम्यूनिटी मजबूत हो और कोरोना से लड़ने में मदद मिले। जिन लोगों का जीवन वर्क फ्रॉम होम से चल सकता है वो लोग पाबंदियों का समर्थन कर रहे हैं, और जिन लोगों का जीवन वर्क फ्रॉम होम से नहीं चल सकता, यानी जो रोजाना कमाने खाने वाले लोग हैं, वो पाबंदियों का विरोध कर रहे हैं। अब बताने वाली बात यह है कि अगर दिल्ली के अंदर कोरोना टेस्ट कराने वाला हर चौथा व्यक्ति संक्रमित पाया जाएगा और मौत के आंकड़े बढ़ते चले जाएंगे, तो फिर सख्ती होना और पाबंदियां लगना तय है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।